डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक ब्रॉड टर्म है, इसको 1 और 2 क्लास में एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप इसमें 20-30 डेज़ भी डिस्कशन करते हैं तो भी डिफ़िकल्ट होगा, बट हमारा जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि नीट के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएं। नीट और बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं आपको पता है कि उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, ठीक है, या एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमको फोकस करना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन डिफरेंट है, ठीक है। एज यूजुअल यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन जब आप डिस्कस करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वेल कोऑर्डिनेटेड होता है। और प्रोकैरियोट्स में जो है जीन एक्सप्रेशन कंपैरेटिवली सिंपल होगा, तो वहाँ पे जो है प्रोसीजर्स कम इन्वॉल्व होंगे और वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग आपको ध्यान रखना है कि यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन और प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन में दोनों में डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में ईजिली जीन एक्सप्रेस कर जाते हैं और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा टफ और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, इसका रिजल्टेंट क्या है। जीन कोई भी एक्सप्रेस करता है तो इसका आखिरी प्रोडक्ट क्या है, इसका एम क्या है। तो इसका एम ये है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। जब कोई भी जीन फाइनली वो एक्सप्रेस कर जाता है तो लास्ट में आपको क्या मिलता है, आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं और प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आप जैसे सेंट्रल डोग्मा आप स्टडी करते हैं तो सेंट्रल डोग्मा में आप देखते हो कि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म हो रहा है और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रहा है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन है यही क्या है, रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इस रिजल्ट को आप डिफरेंट लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आप इसकी रेगुलेशन के लिए कई लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। आपको मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में कि जब स्टार्टिंग में यूकैरियोटिक एमआरएनए बनता है तो क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए, एचएन मीन्स हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दैट मीन्स कि इमेच्योर आरएनए, ठीक है। और इमेच्योर आरएनए से मैच्योर आरएनए में कन्वर्जन होता है और वहाँ पे क्या होता है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है। कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग में इम्पॉर्टेंट जो होता है वो स्प्लाइसिंग होता है। आपको मैंने बताया कि स्प्लाइसिंग एक इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल इवेंट्स होता है जिसमें एंट्रॉन्स का रिमूवल होता है और वहाँ पे भी रेगुलेट होता है आपका जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूं, जब इनिशियली कोई भी एमआरएनए फॉर्म होता है तो वहाँ पे भी जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट हो सकता है। देन आफ्टर कोई भी इमेच्योर आरएनए फॉर्म हो जाता है, उसके बाद से जब वो मैच्योर होता है तो स्प्लाइसिंग एक इवेंट होता है और स्प्लाइसिंग लेवल पे भी आप जीन रेगुलेशन कर सकते हैं, जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। आपको ये तो पता है कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम से इसको समझा सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपका सेल है और ये आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए से आरएनए फॉर्म हो गया, ठीक है। आरएनए जब फॉर्म हो जाता है तो आरएनए जो है फर्दर यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़ होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में, दैट मीन्स कि ट्रांसलेशन में। जब आरएनए ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, आपको पता है कि आरएनए डिफरेंट टाइप के हैं और डिफरेंट मैनर में वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व होते हैं। हम यहाँ पे मेनली फोकस करते हैं
mRNA को, ठीक है। आप tRNA भी फोकस करेंगे, आप राइबोसोमल RNA भी फोकस करेंगे, बट इनका रोल जो है ट्रांसलेशन में वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया है कि राइबोसोमल RNA राइबोसोम्स को बनाएंगे, ठीक है, तो राइबोसोम्स ऑलवेज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। सिमिलरली आपका जो tRNA है वो tRNA भी अमीनो एसिड को कैरी करता है, डिलीवर करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट मीन्स कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। mRNA पे कोडॉन्स है तो mRNAs भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे के सारे RNA जो है कहाँ पे रिक्वायर्ड है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग प्लेस पे रिक्वायर्ड है। और प्रोटीन सिंथेसाइज यूकैरियोट के केस में कहाँ पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, और उसके लिए RNA ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। NCERT जब आप देखेंगे तो NCERT में आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है, बट mRNA के ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है कि mRNA जब न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाता है देन वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देन 4th नंबर पे ये आपका 3rd डिस्कस हो गया। अब आते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में आपको पता है कि mRNA साइटोप्लाज्म में जाने के बाद से वो क्या करता है, वो उसके जो कोडॉन्स होते हैं mRNA के, वो अमीनो एसिड को ऑर्डर वाइज या सीक्वेंस वाइज पॉलीमराइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एक यूनिक पैटर्न में, जैसा कि कोडॉन्स में होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने जो बताया है ये क्या है, यूकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फर्स्ट जो लेवल है रेगुलेशन का वो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, दैट मीन्स कि जब DNA से RNA फॉर्म होता है। देन जब RNA को मैच्योर होना होता है तो वो सेकेंड वाला है प्रोसेसिंग लेवल। थर्ड जब RNA फॉर्म हो जाता है फाइनली तो वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे उसको ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। तो दीज आर द लेवल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये यूकैरियोट्स के लिए है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि कोई भी जीन का रेगुलेशन है वो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। लाइक आप देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये NCERT की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आने वाले जो लेक्चर्स मेरे हैं लाइक लैक ऑपरॉन, वहाँ पे ये फिट हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है, वहाँ पे ये लाइन आपको समझ में आएगी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन प्रोसेस को बता रहे हैं तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका मेटाबॉलिक कंडीशंस क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें फिजियोलॉजी क्या हो रही है, उसमें वर्किंग मैकेनिज्म क्या है वहाँ पे, ठीक है। देन वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन इसी से रेगुलेट होगा। तो ये लाइन आपको लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए ध्यान से आप। वो क्या है, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स। मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी एम्ब्रियो जो है, कोई भी एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है या डिफरेंशिएट हो रहा है तो क्या बनेगा, एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। आपको पता है ना कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट्स फर्स्ट सेल होता है, ठीक है। अगर आप डिप्लॉयड फेज की बात करें, ठीक है, तो जो जाइगोट होगा फर्स्ट सेल होगा, उसके बाद से ग्रेजुअली बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, क्लीवेज होते हैं। आप अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे क्लीवेज होते हैं, ठीक है। आप सिंपली ये समझिए कि डिविजन्स होते हैं, और डिवीजन से क्या होता है, मल्टी सेलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है और वहाँ से डिविजन्स होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो में आपको पता है कि बहुत सारे सेल्स हैं। एम्ब्रियो क्या है, मल्टी सेलर पार्ट है, ठीक है। और फर्दर वहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं। डिफरेंशिएशन मैंने कई बार डिस्कस किया है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होना, ठीक है। पर्टिकुलर सेल्स, पर्टिकुलर पार्ट्स जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू। जैसे
आपके डिफरेंट ऑर्गन्स है, तो वो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स आपके बॉडी में वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन है ये कैसे आता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टाइम पे ये स्पेसिसिटी जो है किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में, किसी सेल्स में आती है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो एक अडल्ट ऑर्गेनिजम्स बनेगा। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं, और वो कैसे आ रहे हैं फंक्शंस, वो डिफरेंशिएशन के बाद आते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जब ये डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है तो वहाँ बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और वो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और देन फाइनली आपका क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, जब वो इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो प्रॉपर बनेगा, और तब आप बोलेंगे कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि सारे जो कंपोनेंट्स थे वो एक दूसरे से रिलेटेड अगर हैं तो वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप बहुत सारे शोज़ देखते हैं आप टीवी में, डांस वगैरह के ग्रुप जब डांस होते हैं तो वहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, वो पार्टिसिपेंट का आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे जीन्स हैं, ये जीन्स जो हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, देन एक प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस क्या हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का। ठीक है, और अभी तक जो डिस्कस किया मैंने वो डिस्कस किया यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में आपको सिंपली एक लाइन बतानी है कि प्रोकैरियोट्स में जो है, जो लेवल ऑफ रेगुलेशन है वो सिंगल है। वो क्या है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का जब इनिशिएशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वही वो प्लेस है जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होता है, और वहीं पे कंट्रोलिंग होती है जीन एक्सप्रेशन की। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो वही वो प्लेस है जहाँ पे आप जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूकैरियोट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स हैं, और अलग अलग लेवल्स में आप रेगुलेट कर सकते हैं। मे बी किसी लेवल पे आप अगर मिस कर गए तो नेक्स्ट लेवल पे उसको आप मैनेज कर सकते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में सिंगल लेवल है, और सिंगल लेवल में ही उसको रेगुलेट करना है। वो लेवल क्या है, जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं आपको कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो सिंगल कंपार्टमेंट में होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म में होता है, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो उसके पीछे पीछे क्या होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो दोनों कंटिन्यूस, ऑलमोस्ट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस हैं, और ओवरलैपिंग प्रोसेस भी है, पार्शली ओवरलैपिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे होगा तो उसके पीछे से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लेवल आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या बॉडी जो प्रोकैरियोटिक जो बॉडी है वो जीन एक्सप्रेशन के लेवल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वो सिंगल एक ही प्लेस उसको मिलेगा जहाँ पे वो जीन को रेगुलेट करेगा। वो प्लेस क्या है आपका, वो प्लेस है आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। यही वो प्लेस है जहाँ पे प्रोकैरियोट्स में आप जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स में डिविजन्स जो होते हैं सेल्स के वो फास्ट होते हैं, वहाँ हर चीज़ फास्ट में होता है, फास्ट होता है। तो हर चीज़ फास्ट होगा तो वहाँ पे रेगुलेशन के चांसेस कम मिलेंगे आपको। ठीक है, वहाँ पे रुक के और किसी प्रोसेस को अगर रेगुलेट करना है तो उसके आपके चांसेस कम मिलेंगे। ऐसा प्रोकैरियोटिक्स बॉडी का सिस्टम बना होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है प्रोकैरियोट्स। तो ये आपको मैंने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बता दिया। अब इस टॉपिक को हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, हम अप्लाई करेंगे हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपके बुक में क्या है, लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन एक टॉपिक है जहाँ पे आप लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म आप पढ़ने वाले हैं,
और लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में जो जीन्स या जो भी डीएनए के पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको आप डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ टर्म जो है मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वहाँ पे आपको जीन एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पढ़ना है और उस एग्जाम्पल को समझने हैं तो आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स समझने होंगे। लाइक मैं आपको अगर बताऊं कि ट्रांसक्रिप्शन अगर हो रहा है, ठीक है, ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि लैक ऑफ बोरॉन जो डिस्कस है वो प्रोकैरियोट्स के लिए, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट बताया कि प्रोकैरियोट्स में अगर आपको रेगुलेट करना है जीन एक्सप्रेशन को तो आपका जो प्लेस होगा, साइट होगा, वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन साइट, और ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वहीं से आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, तो सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आज सबको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा पॉलीमरेज है जिसको प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। रेप्लिकेशन में प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है डीएनए पॉलीमरेज को, बट ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको रिक्वायरमेंट है तो किसका रिक्वायरमेंट है, सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती है। सिग्मा फैक्टर्स के हेल्प से ये किसी पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट से जाके बाइंड करने की कोशिश करता है। सिग्मा फैक्टर जो है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस साइट पे पहले बाइंड वो करता है और देन आगे उसको असिस्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ध्यान देना। पहले सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा उस स्टार्टिंग प्लेस पे और देन असिस्ट उसको कौन करेगा, उसको फॉलोअप कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद से आपको बताना होता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड कहाँ पे करेगा। आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन ऑफ जीन, ठीक है। जो भी जीन आप डिस्कस कर रहे हैं उसके प्रमोटर रीजन पे ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, और जब ये बाइंड करेंगे तो इनकी बाइंडिंग को, ठीक है, बाइंडिंग को अफेक्ट कौन करेगा, कुछ एसेसरी प्रोटीन्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रांगली भी बाइंड करते हैं, वीकली भी बाइंड करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रांगली और वीकली बाइंड होंगे तो वहाँ पे इन्वॉल्व क्या होगा, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे जिसको मैं एसेसरी प्रोटीन्स भी बोल रहा हूँ। ये जो एसेसरी और रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं ये जो है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस भी कर सकते हैं और सप्रेस भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिवेटर टाइप का है, ठीक है, तो वो रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देगा। अगर वो इनहिबिटर टाइप का है तो वो सप्रेस कर देगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आरएनए पॉलीमरेज जब भी किसी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जाएगा तो वो बाइंडिंग करता है जीन पे, तो किसके हेल्प से करेगा, सिग्मा फैक्टर के हेल्प से करेगा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर्स उस पर्टिकुलर साइट को आइडेंटिफाई करता है और देन उसको आरएनए पॉलीमरेज की को बाइंडिंग को वो फैसिलिटेट करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट मैनर में बाइंड होते हैं, स्ट्रांगली भी बाइंड होते हैं और वीकली भी बाइंड होंगे। स्ट्रांगली बाइंड होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन रेट फास्ट होगी, वीकली बाइंड होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन रेट स्लो होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहा है या इनके आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है वो एसेसरी प्रोटीन्स हैं और रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। ये जो एसेसरी और रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये टू टाइप्स के हैं, एक एक्टिवेटेड टाइप का है, एक इनहिबिटर टाइप का है। जो एक्टिवेटेड टाइप के होंगे वो स्ट्रांगली आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराएंगे और जीन एक्सप्रेशन को इन्हांस कर देंगे, ठीक है, इंक्रीज कर देंगे। जीन इजीली एक्सप्रेस करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट आप सोचिए, जब रेगुलेटरी प्रोटीन्स इनहिबिटरी टाइप का होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जीन एक्सप्रेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो मैंने बताया प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से बाइंड करता है,
तो बाइंडिंग होने के बाद ये आगे की तरफ मूव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ये। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पास में एक और रीजन होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर रीजन। क्या है? ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ये जो एरिया है ये प्रोमोटर रीजन है और इसी के स्टार्टिंग प्लेस से क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट होगा इस प्लेस से, ठीक है। और ये एक रीज़न है, यहाँ से यहाँ तक है, ये स्टार्टिंग साइट है। और इस रीजन के कंप्लीट होने तक क्या स्टार्ट होता है, आपका ऑपरेटर रीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोमोटर और ऑपरेटर ओवरलैप भी कर जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी इस तरीके से अरेंज होते हैं, कभी कभी ओवरलैप भी मिलेंगे और कभी कभी ऐसे मिलेंगे, आपको कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो होता क्या है एक्चुअली में कि ऑपरेटर रीजन पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बाइंड करते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेशर प्रोटीन्स। वो जो रिप्रेशर प्रोटीन है जब ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को रोक देता है। आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को वो क्या करता है? रोक देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। अगर वो बाइंड नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी हो रहा है जीन एक्सप्रेशन में रेगुलेशन को लेकर, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो रहा है इन प्रोकैरियोट्स। आपने यहाँ पे देखा कि जो भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो रहा है प्रोकैरियोट्स में, वो कहाँ पे हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो रहा है। चाहे वो स्टार्टिंग में आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग की बात हो या आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के बाद जो है ऑपरेटर रीजन का रोल है, ये सब कुछ जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स में ही हो रहा है। और ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है जिसको आप ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि प्रोमोटर रीजन के एडजेसेंट होता है ऑपरेटर रीजन और ऑपरेटर रीजन्स पे बाइंड होते हैं रिप्रेसर प्रोटीन्स। रिप्रेसर प्रोटीन्स जो हैं ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव नहीं करने देंगे फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जब आगे मूव नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आपको पता है ना कि आगे का प्रोसीजर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोमोटर रीजन है ये कभी कभी ये कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं और कभी कभी ये पार्शली ओवरलैप भी करते हैं। ये प्रोमोटर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्रोमोटर वो प्लेस है जो आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस को डिसाइड कर रहा है। अगर जो ऑपरेटर रीजन है ये आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटर रीजन्स पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन्स नहीं बाइंड है ऑपरेटिव रीजन पे तो आरएनए पॉलीमरेज अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स कि वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थे, जो आपको नीट और बोर्ड के एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक और वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका लैक ऑपरॉन, ठीक है।